जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लिन कड़ी मेहनत करते हुए 5वीं लेवल को अचीव करने लगा। यहाँ पर उसने मास्टर डिलॉन की फ्लैट ब्लेड स्टाइल का इस्तेमाल करते हुए कार्विंग करना सीख लिया था और 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद वो इसमें एक्सपर्ट हो गया। साथ ही उसने मेज की लेवल 5 पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया, जिसके बाद अर्न्स्ट एकेडमी के एल्डर्स ने उसकी पावर्स की परीक्षा ली, जिसमें लिन ने सभी एलिमेंट्स के अटैक को झेलकर फाइनली फॉर्मेशन को शैटर कर दिया। सो अब लिन इस एकेडमी के आर्मी का हिस्सा बनने वाला था और लिन भी यही चाहता है ताकि वो अपनी कॉम्बैट पावर्स को भयानक बना पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लिन को देख पाते हैं, जो कि अपने विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉरेस्ट में पहुंच चुका था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा भी उसके सामने शर्मा जाए। साथ ही बेबी काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहा था, लेकिन मास्टर डिलॉन उतने ही ज्यादा फिक्रमंद हैं। वो रिंग स्पेस से लिन को बताने लगे कि ये जंगल काफी ज्यादा खतरनाक होगा और तुम पूरी तरह से यहाँ पर अकेले हो, इसलिए तुम्हें संभाल कर रहना पड़ेगा। क्या पता कब तुम्हें किसी बैंडिट का मुकाबला करना पड़ जाए। जिस पर लिन कहने लगा, ग्रैंडपा बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं आपकी हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा। और अब जैसे लिन ने चट्टान से छलांग लगाई, एक बंदा सीधे उस पर हमला करने पहुंच गया, मगर लिन तुरंत ही साइड में हटते हुए वहां पर ग्रेविटी मैजिक को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते उस बंदे पर काफी ज्यादा हेवी प्रेशर रिलीज होने लगा। लेकिन यहाँ पर वो बंदा अकेला नहीं था। जैसे लिन ने उसे सप्रेस किया, उस बंदे का दूसरा साथी लिन पर कूद जाता है। वो अपनी ब्लेड की मदद से उसे घायल करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिन पीछे की तरफ हटते हुए उस पर विंड स्लैशेस से हमले कर देता है, जिसे उस बंदे ने जैसे तैसे काउंटर कर लिया था। और अब लिन उस पर अपने विंड एलिमेंट का इस्तेमाल करने ही वाला था कि तभी एक तीसरे बंदे की उसे आवाज आई, जो कि चट्टान के पीछे छुपा हुआ था। ओके तारे लिन, ये तुम हो क्या? तुमने मुझे पहचाना नहीं? और अब वो तुरंत ही लिन के पास चला आता है। वेल, इसका नाम था दिजार्टे और लिन इसे जानता था। साथ ही दिजार्टे अपने बंदों को बताने लगता है कि इस पर हमला करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो अर्न्स्ट एकेडमी के 2 ग्रेटेस्ट जीनियस में से एक है। लिनले बरूच नाम तो सुना ही होगा। ये बंदा सिर्फ 15 साल की एज में ही 5वीं लेवल को अचीव कर पाया। ऐसे कारनामे बहुत ही कम लोग कर सकते हैं। जिसके बाद वो लिन को भी अपने बंदों के नाम बताने लगा। इनमें से एक का नाम था कावा और दूसरा का था मैट। वे ये दोनों काफी पावरफुल वॉरियर्स थे। डिजार्टे लिन को बता रहा था कि मैंने इन्हें काफी महंगी कीमत देकर हायर किया है और ये दोनों भी मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज को एक्सप्लोर करने में मेरी मदद करेंगे। ये लोग अक्सर ही यहाँ पर आते रहते, तो इन्हें ये इलाका काफी अच्छे से पता है। तभी मैट लिन से माफी मांगते हुए कहने लगा कि थोड़ी देर पहले मैंने तुम पर अटैक किए थे और उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मगर इतना भी नहीं कि तहे दिल से माफी मांगी जाए, क्योंकि मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज में बस एक ही नियम काम करता। यहाँ पर है द लॉ ऑफ जंगल, जो स्ट्रॉन्ग होगा वही यहाँ पर सरवाइव करेगा। और इसी वजह से जब भी तुम्हारा किसी स्ट्रेंजर से पाला पड़े तो सबसे पहला तुम ही उस पर स्ट्राइक करोगे। तो बस मेरी एक बात याद रखो, यहाँ पर किसी पर रहम दिखाने की कोई जरूरत नहीं, वरना फिर तुम जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। और तभी डिजार्टे लिन से कहने लगा कि क्यों ना तुम भी हमारे साथ ही ट्रैवल करो, अगर हम एक साथ रहेंगे तो किसी भी मुसीबत से निपट सकते हैं। वेल, लिन को भी लगा कि उसने इन लोगों के साथ जाना चाहिए, तो भी डिजार्टे के साथ निकल पड़ा। मगर तभी लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज आने लगती है। वो कह रहे थे कि एक साथ ट्रैवल करने से जरूरी नहीं कि तुम सेफ रहोगे। तो लिन भी अपनी माइंड पावर का यूज करके उनसे सीक्रेटली बात करने लगा। वो कह रहा था कि डिजार्टे मेरा क्लासमेट है और ये बंदा कभी बेवजह किसी को परेशान नहीं करता, तो थोड़ी देर के लिए इसके साथ ट्रैवल करने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे माउंटेन रेंज में पहुंच जाऊंगा, मैं अपने रास्ते और डिजार्टे अपने रास्ते। तो इस तरह से ये सभी लोग मिलकर डीप फॉरेस्ट की तरफ निकल चुके। अब सीन शिफ्ट होकर हमें परुक्स गैलरी दिखाई गई, जो कि अपने मूर्तियों के लिए फेमस थी। यहाँ पर हर रोज कला के कदरदान आते हैं और जो आर्ट उन्हें अच्छी लगे उसे रीजनेबल प्राइस में परचेस करने की कोशिश करते हैं। और उतने में वहाँ पर एक एल्डर पहुँच गए, जो कि कुछ आर्ट को देखकर कह रहे थे कि ये तो पूरी तरह से यूजलेस है। और उतने में परुक्स गैलरी की बंदी वहाँ पर पहुँच जाती है। वो इस एल्डर से पूछ रही थी कि आपको जरूर से इस आर्ट में दिलचस्पी होगी, वरना आप कभी किसी आर्ट पर कोई कमेंट नहीं करते। भले ही आपने इन स्कल्पचर्स को यूजलेस कहा, लेकिन आप हर रोज यहाँ आकर उन्हें निहारते रहते हो। अगर ये आर्ट वाकई इतनी ज्यादा बेकार है तो फिर आप हर रोज यहाँ आकर इनके सामने इतना वक्त जाया क्यों करते हो? जिस पर वो एल्डर बताने लगी कि जिस
भी मूर्ति पर प्राइस लिखी गई हो वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरा काम है रेत के ढेर से गोल्ड को फाइंड आउट करना, और इसके लिए तुम्हारे पास एक पारखी नजर होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इस गैलरी को मैं न जाने कब से ही विजिट कर रहा, मगर आज तक मुझे ऐसी कोई मूर्ति नजर नहीं आई जो देखते साथ ही मुझे पसंद आ जाए। आजकल के कलाकारों के हाथों में वो बात ही नहीं जो कि पुराने जमाने के आर्टिस्ट के पास थी, और इसी वजह से तो ओल्ड इज गोल्ड की कहावत मशहूर है। और उतने में उनकी नजर पड़ी लिन ने बनाई हुई मूर्तियों पर। उन्होंने देखा कि इस आर्ट में एक ड्रैगन को काफ किया गया है जो कि अपने अंडों को गार्ड कर रही थी। वो बताने लगे कि इस ड्रैगन को बनाते हुए राउंड चिजल का इस्तेमाल किया है और उसी से इस ड्रैगन के स्केल्स को फॉर्म किया गया, और इसके बॉटम को किसी अलग ब्लेड का इस्तेमाल करके काफ किया जाना चाहिए था। मगर जिसने भी इस आर्ट को बनाया है उसने एक ही फ्लैट ब्लेड का इस्तेमाल किया। अगर कोई काफी केयरफुली फ्लैट ब्लेड का इस्तेमाल भी करे तो भी इतने परफेक्ट और स्मूथ लाइंस को बना नहीं सकता। मगर इस आर्ट में तो हर एक लाइन काफी ज्यादा स्मूथ और नेचुरल नजर आ रही। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक आर्टिस्ट बस सिंगल ब्लेड के साथ इतने गजब की मूर्ति को कैसे बना सकता। बेसिकली स्कल्पटिंग करने के लिए ढेर सारे टूल्स का यूज किया जाता, लेकिन इस बंदे ने एक ही फ्लैट ब्लेड का इस्तेमाल किया है। और फाइनली परुक्स गैलरी में एक ऐसी आर्ट आई जिसे मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोल सकता हूँ। ये आर्ट कोल्ड है, नेचुरल है और प्राउड है। इतने सालों के बाद फाइनली मेरी आंखों को वो गोल्ड नजर आया जिसकी मुझे तलाश थी। और अब वो परुक्स गैलरी की उस बंदी से कहने लगा कि मैं इन तीनों आर्ट्स को खरीदना चाहता हूँ। इनमें से हर एक पीस के लिए मेरा ऑफर है 100 गोल्ड कॉइन्स। अभी सुनते साथ ही वो बंदी फटाफट से अपनी प्रोसीजर करना शुरू कर चुकी। वो ये तीनों मूर्तियां उस एल्डर को बेचने के लिए तैयार थी, लेकिन उतने में वो एल्डर उससे पूछने लगा कि बताओ इन तीनों मूर्तियों का ऑक्शन पीरियड कब खत्म होने वाला। जिस पर वो बंदी जवाब देते हुए बताने लगी कि 2 हफ्तों के बाद इन्हें यहाँ से हटाया जाएगा। तो मास्टर कहने लगा कि ठीक है, फिलहाल मैं इन्हें नहीं खरीदूंगा। अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें दोबारा से फॉरेस्ट का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर लिन डेजर्ट ऐसे पूछने लगा कि मेरे भाई क्या तुम मुझे बता सकते हो कि माउंटेन रेंज यहाँ से कितनी दूर होगी। जिस पर डेजर्ट कह रहा था कि 7-8 घंटों के बाद हम उस माउंटेन रेंज में पहुँच जाएंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लेवल 5 पर ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम इतनी जल्दी मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में जाना क्यों चाहते हो। तुम्हें तो पता ही होगा कि वो जगह काफी ज्यादा खतरनाक है। हमारे अर्नस्ट अकेडमी के न जाने कितने ही सारे लोग यहाँ पर मारे गए। जिस पर लिन बताने लगा कि मेरे भाई अकेडमी में प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं। वहाँ पर तुम चाहे कितनी ही ट्रेनिंग क्यों ना कर लो, तुम अपनी कॉम्बैट पावर को कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें अपनी कॉम्बैट स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो तुम्हारे पास रियल कॉम्बैट फाइटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऐसा मौका माउंटेन रेंज में हमें जरूर मिलेगा। वहाँ की डिमोनिक बीस्ट के साथ मुकाबला करके हम अपने कॉम्बैट पावर को बढ़ा सकते। और मेरे ख्याल से तुम भी इसी रीजन की वजह से यहाँ आए होंगे। जिस पर डिजार्टे जवाब देते हुए कहने लगा कि हाँ, मैं भी अपनी कॉम्बैट स्किल को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ आने का मेरा वो मकसद तो बिल्कुल नहीं। अगर मुझे वाकई रियल फाइट करनी होती तो भला मैं इन 2 बंदों को अपने साथ क्यों लाता। दरअसल मैं यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ ढेर सारा पैसा भी कमाना चाहता हूँ, और वही माउंटेन रेंज में जाने का मेरा असली मकसद है। तुमने मैजिकल बीस्ट की कोर के बारे में तो सुना ही होगा। दरअसल उन्हें एनर्जी क्रिस्टल इस नाम से भी जाना जाता, और वो मैजिकल बीस्ट के अंदर पाई जाती। जिस पर लिन बता रहा था कि हाँ, मैंने भी ऐसी एनर्जी क्रिस्टल के बारे में सुन रखा है, लेकिन 5वीं रैंकिंग तक जितने भी बीस्ट है उनकी कोर को ज्यादा भाव में बेचा नहीं जा सकता। साथ ही यहाँ पर मास्टर डिलॉन भी लिन को बता रहे थे कि 6ठी रैंकिंग वाली कोर भी कुछ खास पैसे नहीं कमा सकती। अगर तुम किसी 6ठी रैंकिंग वाले डिमोनिक बीस्ट को खत्म करके उसकी कोर को सेल करो तो भी ज्यादा गोल्ड कॉइन्स नहीं कमा पाओगे। उनसे ज्यादा पैसे तो तुम अपनी स्टोन की मूर्तियाँ बेचकर कमा सकते हो। और उतने में डेजर्ट लिन को बताने लगा कि अगर कोई 6ठी रैंकिंग का बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल है तो उसे मारकर उसकी कोर को बेचा जाए तो उसके हमें 1000 गोल्ड कॉइन मिल सकते हैं। और मेरे भाई, ये पैसा कमाने का बहुत ही अच्छा मौका है। हम चारों मिलकर ढेर सारे 6ठी रैंकिंग वाले बीस्ट को मार सकते, और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है हमें 7वीं रैंकिंग वाला बीस्ट मिल जाए। हम टोटल 4 लोग हैं तो उसे बड़ी आसानी से मार देंगे, और फिर उसकी एनर्जी क्रिस्टल हम 10,000 गोल्ड कॉइन में सेल कर सकते। वेल, डेजर्ट यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। माउंटेन रेंज में जाने से पहले ही उसने ढेर सारे पैसों के सपने देखना शुरू कर दिए, और उसके लालच देखकर बेबे की आंखों के सामने भी गोल्ड कॉइन्स रोटेट होने लगे। इनफैक्ट अब बेबे भी ढेर सारा पैसा कमाना चाहता है, और उतने में मैट बताने लगा कि अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो ढेर सारे
पावरफुल डिमोनिक बीस्ट को चैलेंज करना होगा। अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो अपने साथ भरोसेमंद लोगों को लाता। आफ्टर ऑल चाहे वो ट्रेनिंग हो या पैसा हो, उसके लिए अपनी जान गंवाना तो बेवकूफी होगी। दरअसल यहाँ पर वो बताना चाहता था कि लिन एकदम कमजोर है और जब भी बीस्ट का शिकार करने का मौका आए तो ये लोग लिन पर भरोसा नहीं कर सकते। साथ ही साथ वो डेजर्ट ऐसे कहने लगा कि बॉस, अगर छठी रैंकिंग का बीस्ट हमारे सामने आया तो उसे मारने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर वो बीस्ट 7वीं रैंकिंग का निकला तो मैं सीधा यहाँ से भागने वाला हूँ। उसके लिए प्लीज मुझे ब्लेम मत करना। भले ही तुमने मुझे हायर किया हो, लेकिन पैसों से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए मेरी जिंदगी है। अब उन दोनों की बातें सुनकर डेजर्ट थोड़ा सा परेशान हो गया, जिसके बाद लिन से कहने लगा कि जंगल में हमारे साथ क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सपने देखना बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन तुम अपनी जिंदगी में ख्वाहिशें रखना बंद करोगे उस दिन तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बेरंग हो जाएगी। मुझे तो पूरा यकीन है कि हमारी ये ट्रिप काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। जस्ट इमेजिन कि 7वीं रैंकिंग का भयानक बीस्ट तुम्हारे सामने आ गया। उसके विंग्स इतने ज्यादा ह्यूज है कि पूरा आसमान उसके नीचे कवर हो जाए और उसकी टेल भी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि पूरी आर्मी को ही वाइप आउट कर दे। उसकी रोर भी इतनी ज्यादा भयानक हो कि अर्थ एंड हेवन को शेक करके रख दे और फिर मैं डेजर्ट अपनी पावर की दम पर उसे मार दूंगा। यही मेरा सबसे बड़ा सपना है। वहीं पर लिन भी बड़े ही मजे के साथ उसकी बातें सुन रहा था। वो इतना तो समझ गया कि डेजर्ट काफी ज्यादा एम्बिशियस है और उतने में एक तीर बड़ी ही तेजी के साथ लिन के पास से गुजर गया। तो लिन ने फटाफट से अपने सभी दोस्तों को केयरफुल रहने के लिए बता दिया, लेकिन तब तक वो एरो डेजर्ट के गले को स्लिट करते हुए आर पार हो चुका था। अब ये देखते साथ ही लिन फटाफट से जाकर उसे संभालने लगा, मगर तब तक वहाँ पर तीरों की बौछार होना शुरू हो जाती है। तो लिन फटाफट से डेजर्ट को उठाकर सीधे एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है। साथ ही यहाँ पर उसे मास्टर डिलॉन की भी आवाजें आने लगी। वो कह रहे थे कि बेवजह की रिस्क मत उठाओ। जरा देखो, डेजर्ट ने जिन लोगों को हायर किया था उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया और अब तो डेजर्ट को संभालने का भी कोई फायदा नहीं, ये बच्चा ऑलरेडी मर चुका है। वेल, ये सब सुनकर लिन को डेजर्ट के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि कुछ लम्हों पहले ही ये बंदा अपने सपनों को लिन के साथ शेयर कर रहा था और अगले ही पल उसकी लाश लिन के हाथ में है। और उतने में लिन को किसी की आवाज आने लगी। वो बंदा कह रहा था कि तुम्हारे पास जितने भी वैल्यूएबल ट्रेजर्स और पैसे हैं वो हमारे हवाले करो और उसके बदले में मैं तुम सभी को यहाँ से जाने दूंगा। साथ ही लिन ने देखा कि वहाँ पर कई सारे लोग पहुँच चुके हैं। साथ ही मास्टर डिलॉन उससे पूछने लगे कि जिस एरो ने डेजर्ट को स्ट्राइक किया था क्या तुमने उस एरो को नोटिस किया? जिस पर लिन कहने लगा कि हाँ, मुझे वो काफी अनयूजुअल एरो लगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी मानो कोई मैजिक इंचेंटमेंट उस पर लगी हुई हो। इससे तो बस एक ही बात साबित होती कि हमारा दुश्मन भी हमारी जैसा ही मैजिशियन है, मगर उसने बस कुछ पैसों के लिए एक मासूम की जान ले ली। इधर उन असासिन्स का ग्रुप आगे बढ़ते हुए इन पर तीरों की बौछार कर रहा था। जो देख मास्टर डिलॉन बता रहे थे कि ये बस ऑर्डिनरी आर्चर्स हैं। इनके एरोस से डेजर्ट की मौत नहीं हुई, बल्कि उस पर तो एक विंड एलिमेंट मेज ने अटैक किया था और उसके एरो की स्पीड देखकर मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि वो बंदा लेवल 5 का मेज होगा। भले ही तुम भी लेवल 5 के मेज हो, लेकिन तुम दोनों के दरमियान जमीन आसमान का फर्क है। उस बंदे के पास ढेर सारा कॉम्बैट एक्सपीरियंस होगा और तुम अभी भी नए हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा, जल्दी से यहाँ से भाग निकलो। अगर तुमने और देर कर दी तो फिर यहाँ से भागने का मौका भी नहीं मिलने वाला। तो अब लिन भी मैट और कावा को इशारा करने लगा। उन्हें बस इन लोगों को चकमा देकर यहाँ से निकलना था और उतने में उन्हें दोबारा से उसी असासिन की आवाज आई। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास जितनी भी कीमती चीजें हैं वो चुपचाप से मेरे हवाले कर दो और उसके बदले में मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मगर लिन के पास कोई आर्टिफैक्ट नहीं था जो कि वो उसे ऑफर करे, और साथ ही उसे पूरा यकीन है कि ट्रेजर्स लेने के बाद भी ये बंदा इन्हें मार देगा। और उतने में लिन ने कावा को इशारा कर दिया तो वो फटाफट से जाकर उन असासिन्स पर हमले करना शुरू कर देता है। ये मामूली से आर्चर्स थे जो कि कावा के हाथों काफी इजीली मारे जाने लगे। साथ ही साथ लिन भी अब मैदानी जंग में उतर चुका। उसने आते साथ ही अर्थ लैंसेस का इस्तेमाल करते हुए उन असासिन्स पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसकी चपेट में आकर कुछ और असासिन मारे जाते हैं। अब ये सब देखकर जो जिंदा बचे थे उन्हें भी डर लगने लगा, इसलिए उन्होंने पैनिक होकर एरोज को शूट करना शुरू कर दिया। मगर उसी वक्त कावा ने सीधे उन पर छलांग लगा दी। उसने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही फटके में 2-4 बंदों को निपटा दिया था और ये देखते साथ ही असासिन्स का लीडर भी थोड़ा सा इम्प्रेस हो गया। मगर
और अब कावा को रास्ते से हटाने का वक्त आ चुका है। तो उसने फटाफट से अपने हाई स्पीड वाले एरो को रिलीज कर दिया। तो लिन ने फटाफट से कावा को उस एरो के बारे में बता दिया और उसी की मदद से कावा ने उस हमले को डॉज कर लिया था। उसने अपनी कुल्हाड़ी की मदद से उस हाई स्पीड वाले एरो को हवा में टॉस कर दिया, मगर उतने में वो एरो दोबारा से वापस आकर सीधे उसके सीने के आर पार घुस चुका था और इसी तरह से लिन का एक और साथी काफी ब्रूटली मारा गया। लिन और मैट तो ये सब देखते साथ ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्होंने उस असासिन के अटैक से बचने के लिए तुरंत एक पेड़ के पास जाकर कवर ले लिया। लिन बता रहा था कि इस बंदे ने विंड एलिमेंट सपोर्ट स्पेल का इस्तेमाल किया है। इसे हमारी मेजेस की भाषा में हाई स्पीड एंड प्रिसीजन भी कहा जाता। और उतने में उसे मास्टर डिलॉन की आवाज आने लगी। वो कहते हैं कि बच्चे, मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था कि इस बंदे और तुम्हारी कॉम्बैट स्किल में जमीन आसमान का फर्क है। अब चाहे तुम छुपो या भागो, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वेल, यहाँ पर लिन को मास्टर डिलॉन की आवाज से ही पता चल रहा था कि वो काफी ज्यादा परेशान है। वो खुद एक सोल का हल्का सा ट्रेस थे, जिसके चलते वो लिन की मदद नहीं कर पाएंगे। सो अब लिन को ही खुद को बचाने का कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। और उतने में उसे दोबारा से उस असासिन की आवाज आने लगी। वो कह रहा था कि तुमने मेरे ऑफर को ठुकरा दिया, तो मुझे जो ट्रेजर्स चाहिए थे वो मैं तुम्हारी डेड बॉडी से हासिल करूंगा। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें दोबारा से परुक्स गैलरी का नजारा दिखाया गया, जहाँ पर वो एल्डर अगले ही दिन दोबारा से गैलरी में पहुंच चुके हैं। वो सीधे लिन ने बनाए हुए स्टैचूज के सामने आ गए थे और उन्होंने देखा कि स्टैचूज पर प्राइस टैग लगाया गया है। वेल, इस एल्डर का नाम था जूनो और तभी उनसे बात करने के लिए उनका एक पुराना दोस्त वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था, काउंट जूनो, ऐसा लगता है कि हम दोनों के दिमाग एक ही चीज पर अटके हुए हैं। एग्जैक्टली तुम्हारी जैसी मुझे ये आर्ट काफी ज्यादा पसंद आई। जिस पर जूनो हंसते हुए कहने लगे कि अरे ना, मुझे तो ये आर्ट जरा भी पसंद नहीं आई। मैं तो ऐवे ही परुक्स गैलरी को विजिट करने आया था और उतने में ही मेरी नजर पड़ी इन 3 नए स्टैचूज पर और मेरे ख्याल से तुम्हें भी ये काफी ज्यादा पसंद आए। तो अगर तुम इन्हें खरीदने के बारे में सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और मुझे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो तुमने मेरी बातों पर गौर फरमाना चाहिए। देखो, इन स्टैचूज में ना ही कोई स्टाइल है और ना ही कोई ग्लैमर। इन्हें तो बड़ी ही बेकार सी टेक्निक का इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगर बात सच्चे आर्ट की जाए तो जरा उस स्टैचू को देखो। वो स्टैचू काफी ज्यादा बोल्ड और कमांडिंग लग रहा। जिसने भी उस स्टैचू को बनाया है वो जरूर से कोई मास्टर होगा और ऐसे यूनिक स्टैचूज आर्ट कलेक्टर को पसंद आते हैं। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि सीनियर जूनो, अगर आर्ट की बात की जाए तो मुझ में आपकी जितनी समझ नहीं है, लेकिन जो चीज मुझे पसंद आ जाए मैं तो उसे खरीद लेता हूँ। फिर मैं उसमें ना ही कोई टेक्निक ढूंढता और ना ही कोई ग्लैमर। और इसी वजह से मैंने इन तीनों स्टैचूज को खरीदने का मन बना लिया। मैं हर एक स्टैचू के लिए 1000 गोल्ड कॉइन्स देने के लिए तैयार हूँ। अब ये सुनते साथ ही मास्टर जूनो को बहुत बड़ा झटका लग गया, लेकिन परुक्स गैलरी की बंदी काफी ज्यादा खुश हो गई थी। दरअसल इस दूसरे बंदे का नाम था डेमो और ये एल्डर जूनो का दोस्त होने के साथ साथ उनका राइवल भी था। सो अब मास्टर जूनो तुरंत ही उसे भाई भाई कह के पुकारने लगे। वो कहते हैं कि तुमने बेवजह इस मूर्ति पर 1000 गोल्ड कॉइन्स का दाव लगाया। इस पर 1000 गोल्ड कॉइन्स खर्च किए जाए, ये मूर्ति बिल्कुल भी उतनी स्पेशल नहीं। क्यों ना तुम 1000 गोल्ड कॉइन्स में कोई और स्टैचूज खरीद लो। वैसे भी इस गैलरी में एक से बढ़कर एक मूर्तियाँ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से तुमने उनमें से किसी बेहतरीन मूर्ति पर अपने पैसे खर्च करने चाहिए। लेकिन डेमो तो बिल्कुल भी उनकी बात नहीं सुनते। वो परुक्स गैलरी के एम्प्लॉय से कह रहे थे कि चलो जल्दी से ऑक्शन कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो। तो उस बंदी ने फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट उनके सामने पेश किया। वो कह रही थी, सीनियर प्लीज इसे अच्छे से पढ़कर साइन कर दीजिए। वेल, ये सब देखकर ही मास्टर जूनो का चेहरा उतर गया। दरअसल वो खुद इस आर्ट को खरीदना चाहते थे, लेकिन मास्टर डेमो ने यहाँ आकर उनके प्लान की बैंड बजा दी। यहाँ पर मास्टर डेमो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने ही वाले थे कि तभी उतने में ही जूनो चिल्लाते हुए कहने लगे कि ना, तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करोगे। वेल, यहाँ पर वो इतनी जोर से चिल्लाए थे कि गैलरी में मौजूद हर एक बंदा उनकी बातें सुनने लगा। वो कह रहे थे, डेमो क्यों ना हम लोग इस मूर्ति पर बोली लगाए, जो भी हाईएस्ट प्राइस पे करेगा ये स्टैचू उसी का होगा। और फिर उन्होंने हर एक स्टैचू पर 1010 गोल्ड कॉइन की बोली लगाई, यानी कि असल में उन्होंने बस 10 गोल्ड कॉइन्स का इजाफा किया था। लेकिन उतने में डेमो ने सीधे 1200 गोल्ड कॉइन्स की बोली लगाई, जो सुनते साथ ही जूनो कहने लगे कि चलो मैं एडमिट करता हूँ कि इन स्कल्पचर्स में कुछ तो स्पेशल है। इनकी एक्सेप्शनल क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, तो प्लीज मुझे इन स्टैचूज को खरीदने दो। अगर तुम साइड में हट गए तो मैं कोई बेहतरीन सा स्टैचू ढूंढने में खुद तुम्हारी हेल्प
हेल्प करूंगा, लेकिन प्लीज इन 3 स्टैचूज को बख्श दो। इनफैक्ट मैं आज ही पूरी गैलरी तुम्हारे साथ एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हूँ। हम हर एक स्टैचू को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे और जो भी बेस्ट होगा उसे तुम खरीद लेना। लेकिन डेमो ने तो अपनी बोली को और बढ़ा दिया। उन्होंने अब 1300 गोल्ड कॉइन्स हर एक स्टैचू पर बोली लगाई थी। अब ये सुनते साथ ही एल्डर जुनो का टेम्पर हिल गया और उसे कहने लगे कि डेमो तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पूरे 1 हफ्ते से मेरी इन तीनों स्टैचूज पर नजर है। भले ये स्टैचूज किसी आर्टिस्ट ने नहीं बनाए, लेकिन इसे बनाने वाला जरूर से कोई ट्रू मास्टर होगा। मैं तो सिर्फ इन्हीं स्टैचूज के लिए हर रोज गैलरी को विजिट कर रहा हूँ, ताकि इस बात पर नजर रख सकूं कि कोई और इन्हें परचेस न करे। फिलहाल मेरे पास पैसों की तंगी थी, इसलिए मैं इन्हें खरीद नहीं पाया, लेकिन मैंने दूसरों को भी इन्हें परचेस नहीं करने दिया। और आज तुम यहाँ आकर सीधे उन पर कब्जा कर रहे हो। तुमने तो मेरा दिल तोड़ दिया। वेल यहाँ पर मास्टर जुनो को लग रहा था कि चलो मेरी इतनी सारी नौटंकी करने के बाद तो इस पत्थर दिल का दिल पिघल जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट डेमो ने तो और भी बड़ी बोली लगा दी। दरअसल मास्टर जुनो का प्लान था कि 1 हफ्ता इन स्टैचूज को यहीं पर रोका जाए और फिर वो काफी सस्ते में इन्हें खरीद सकते थे। लेकिन अब मास्टर जुनो का दाव उन्हीं पर उल्टा पड़ गया और उनकी चिल्ला पुकार सुनते साथ ही परुक्स गैलरी के मास्टर भी वहाँ पर पहुँच गए। तब तक मास्टर जुनो ने हर एक स्टैचू की कीमत 1500 गोल्ड कॉइन्स लगा दी थी। वो डेमो से कहते हैं कि अगर तुमने इसमें से 1 रुपया भी और बढ़ाया तो फिर ये स्टैचू तुम्हें ही खरीदने होंगे। जो सुनकर डेमो कहने लगे कि मेरे बड़े भाई, मैं जानता हूँ कि ये स्टैचूज तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आए, तो भला मैं इतना बेरहम कैसे हो सकता जो तुमसे इन स्टैचूज को छीन लूं। बेशक तुम इन्हें खरीद सकते हो, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। साथ ही साथ वो एल्डर जुनो को कांग्रेचुलेट करते हुए कहने लगे कि अब तुम्हें इन तीनों स्टैचूज के 4500 गोल्ड कॉइन्स देने पड़ेंगे। सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा अमेज हूँ कि आपने इतने महंगे स्टैचूज खरीद लिए। सब यहाँ पर डेमो ने बस आग में घी डालने का काम किया था। वो तो बस जानबूझकर बोली बढ़ाते गए ताकि जुनो का नुकसान हो जाए। और उनकी इसी हरकत को देखकर मास्टर जुनो काफी ज्यादा भड़क जाते हैं। जो 3 स्टैचूज उन्हें 300 में मिलने वाले थे वो अब उन्हें 4.5 में खरीदने पड़ेंगे। मगर जैसे उन्होंने उस स्टैचू को देखा उनका सारा गुस्सा उतर गया। इधर परुक्स गैलरी के मास्टर उस एम्प्लॉय से पूछ रहे थे कि बताओ इस आर्ट को किसने बनाया। तो बंदी कहती है कि इसके पीछे कोई मास्टर नहीं बल्कि अर्न्स्ट अकेडमी का एक डिसाइपल है। उसे लिनले बरूच के नाम से जाना जाता। इसलिए परुक्स गैलरी का मास्टर तुरंत ही अर्न्स्ट अकेडमी के एल्डर से मिलने पहुंच गया। वो मास्टर एल्डर्स को बताने लगा कि लिन ने 3 स्टैचूज को हमारी परुक्स गैलरी के हवाले किया था। और ताज्जुब की बात तो ये है कि वो स्टैचूज काफी महंगे बेचे गए। आज तक कॉमन गैलरी की आर्ट इतनी एक्सपेंसिव सेल नहीं हुई थी। अगर हमारे कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 100 से 150 मास्टर्स होंगे, लेकिन उनमें से 5 या 6 लोग ही ऐसे हैं जो ऐसी अमेजिंग मूर्तियां बना सकते। और इसी वजह से मैं आप सभी एल्डर्स को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने एक जीनियस मास्टर को प्रोड्यूस किया है। लिनले बरूच वाकई एक ट्रू टैलेंट है। तो रिवॉर्ड के तौर पर हमारी गैलरी उसे एक सिल्वर मैजिक क्रिस्टल कार्ड देना चाहती है। आज के बाद लिन जो भी मूर्तियां बनाएगा उसे मास्टर हॉल में प्रेजेंट किया जाएगा। साथ ही उसके लिए एक एग्जीबिशन स्पेस हमेशा खाली रखी जाएगी। अभी सुनकर ही सभी मास्टर्स काफी ज्यादा हैरान हो गए। इनफैक्ट लियान ने भी ये सारी बातें सुन ली थी। साथ ही परुक्स गैलरी का मास्टर कहने लगा कि मैं इस लिनले से मिलना चाहता हूँ। जिस पर एल्डर कहने लगे कि आप लिनले से नहीं मिल सकते क्योंकि वो फिलहाल अकेडमी में मौजूद नहीं। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिनले को देख पाते हैं, जो कि समझ चुका था कि अब यहाँ से भागने का कोई रास्ता नहीं। उसे कुछ भी करके बस इस बंदे का मुकाबला करना होगा। साथ ही मास्टर डिलॉन कह रहे थे कि अभी तक हमें बस उस बंदे की आवाज आई, वो खुद होकर हमारे सामने बिल्कुल नहीं आ रहा। तो लिन ने अपनी विंड सेंस का इस्तेमाल करते हुए उस पूरी जगह को स्कैन करना शुरू कर दिया। और उतने में लिन को बंदा नजर आता है तो उसने फटाफट से अपनी विंड ब्लेड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसका ये अटैक मिस हो चुका था और बदले में वो बंदा भी उस पर अपने आरोज से हमले करने लगा। और उतने में विंड सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए फाइनली लिन उस बंदे के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद इन दोनों में फेस टू फेस कॉम्बैट होना शुरू हो गया। वो असासिन तो अब लिन पर काफी ज्यादा भड़क गया था, तो उसने गुस्से में आकर लिन पर अपने तीरों की बौछार करना शुरू कर दी। मगर लिन उसके हाथ नहीं लगता। वो काफी तेजी के साथ उस बंदे के हर एक अटैक को डॉज करता जा रहा था। लेकिन फाइनली उस बंदे ने अपना एक एरो लिन पर शूट किया, जहाँ पर हमें कुछ ब्लड के ट्रेसेस नजर आते हैं। अब यहाँ पर लिन घायल हुआ था या कोई और, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।